दिसंबर 24 का जो आपका सैंपल पेपर है, ये सारा वो है। ये दो जगह से मिलता है, एक तो हमारे पास पास पेपर हैं, तो पास पेपर से हमें CR अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा रिसोर्स है वो आते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट। और एग्जामिनर रिपोर्ट से हमें कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड OT केस अवेलेबल है। टू बी प्रिसाइज, इस दफा जो दिसंबर 24 की एग्जामिनर रिपोर्ट आई है उसमें उसने 4 ऑब्जेक्टिव टेस्ट और 1 OT केस रखा हुआ है। तो हमारा आज का टारगेट ये है कि हम दिसंबर 24 के पेपर को ही डिस्कस करें। ये अगर मैं मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो 2 CR हैं, क्योंकि 20 मार्क्स ईच होते हैं, तो 40 मार्क्स, 4 ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं जिसके 2 मार्क्स होते हैं, तो 8, और आपका एक OT केस है जिसके 10 मार्क्स होते हैं, तो ये बनता है 10। दैट मीन्स हमने टोटल आज 58 मार्क्स डिस्कस करने। ठीक है। अच्छा, अब आज का पैटर्न हम क्या लेके चलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले तो हम सेक्शन ए और बी यानी 4 ऑब्जेक्टिव टेस्ट और एक OT केस को डिस्कस करते हैं, और फिर हम आएंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन पे। ठीक है। तो जो 4 ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो तो 4 डिफरेंट एरिया में से भी होंगे, बल्कि मोस्ट लाइकली 4 डिफरेंट एरिया में से यूजुअली एग्जामिनर पब्लिश करता है। लेकिन जो OT केस होगा उसका एक मेन थीम होगा, वो अभी हम डिस्कस देखते हैं कि वो किस में से उसने पूछा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। ओके, चलिए मैं अपना अपना पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि एग्जामिनर रिपोर्ट में आया हुआ है, दिसंबर 24 का क्वेश्चन है, वो मुझसे सवाल में कहता है Snow company has in issue some 6% loan note with the nominal value of $100 per loan note। तो ये 6% क्या है हमारा? 6% is the coupon rate। उसने कहा रिडीमेबल एट 13% प्रीमियम टू द नॉमिनल वैल्यू इन 4 years टाइम। तो ये 4 सालों में रिडीम होगा, लेकिन इस पे प्रीमियम कितना है? 13%। यानी जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो है 113, 13% प्रीमियम पे है। अच्छा, आगे लिखा हुआ द रिक्वायर्ड यील्ड टू मेच्योरिटी। अच्छा, यील्ड टू मेच्योरिटी बोलते हैं किसको? ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स। ठीक है। तो वो क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपका है 8% का। ना स्नो कंपनी करंटली पेज टैक्स एट 20%। मुझे ये इंफॉर्मेशन की जरूरत शायद ना पड़े। अब क्यों ना पड़े? क्योंकि मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो विदाउट टैक्स है, विद टैक्स नहीं है। और रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे मार्केट वैल्यू ईच लोन नोट लेना है। तो मार्केट वैल्यू में लोन नोट की वैल्यू के अंदर हम कॉस्ट ऑफ डेट या जो कैलकुलेशन करते हैं वो विदाउट टैक्स करते हैं, टैक्स नहीं लेते। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो मेरी क्या है? इररेलेवेंट। इसको मैंने पहले ही काट दिया। तो अब हम कॉस्ट ऑफ डेट कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो हम देखते हैं कि 4 साल लाइफ है, तो ईयर 1 से 4 आपको एनुअल मिलना है इंटरेस्ट, जो कि कितना होगा? $6 का। जबकि ईयर 4 में आएगी आपकी रिडेम्पशन वैल्यू। यहां पे मैं हेडिंग भी दे देता हूं, इंटरेस्ट आना है और फिर आनी है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन है 113 पे। ना क्वेश्चन के मुताबिक कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो है 8% का। तो हमने क्या करना है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है।
तो अब आप लोगों के पास टेबल अगर अवेलेबल है तो मुझे देख के बताते हो कि 8% पे पीरियड 4 का एन्युटी फैक्टर कितना है? जी अहमद बता रहे हैं 3.312। तो अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.312 के साथ तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ना? कितनी बनती है ये? 19 पॉइंट कुछ बननी चाहिए मेरा ख्याल है, 19.872। तो क्वेश्चन चूंकि 2 डेसिमल प्लेस तक है तो 2 डेसिमल प्लेस तक ही ले लेते हैं। सॉरी 19.87। इसी तरह से रिडेम्पशन वैल्यू पर आते हैं तो रिडेम्पशन सिर्फ ईयर 4 में है तो इस पर हम 8% का यूज करेंगे डिस्काउंट फैक्टर। कितना है वो डिस्काउंट फैक्टर? 0.735। तो कितना आ जाएगा ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 83.06। तो आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है? ये बननी चाहिए 102.93 की। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। ऐसे ही है ना? अच्छा इस क्वेश्चन में पॉसिबल एरर क्या बच्चे कर सकते थे वो भी मैं हर क्वेश्चन में नोट करता जाता हूं। तो पॉसिबल एरर यहां पे था कि आप इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करना शुरू कर दो। ठीक है, ये आपने गलती नहीं करनी यहां पे। और बाय द वे ये टॉपिक किस चीज का है? ये था बिजनेस वैल्यूएशन का। क्यों जी, समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा पेपर में ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है अक्सर कि वो कई दफा क्वेश्चन में लीस्ट लाइकली या नॉट का वर्ड यूज करता है, यानी आपको इनकरेक्ट आंसर देना होता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव स्टेटमेंट देनी होती है। तो आपको बताना यह है कि इन में से इन 5 में से कौन सी दो ऐसी चीजें जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। नो इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए मनी मार्केट्स का विथ वर्सेस कैपिटल मार्केट्स। तो कैपिटल मार्केट्स वो मार्केट्स हैं जहां पे कैपिटल नेचर की चीजें ट्रेड होती हैं, लॉन्ग टर्म नेचर की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं कैपिटल में, जबकि मनी में क्या होती हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। तो आपको बताना है कि इनमें से जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो यहां अगर मैं देखता हूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज शॉर्ट टर्म है, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म है, ये दोनों मनी मार्केट में ट्रेड होंगी। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए एक तो आपके पास आएगा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इसी तरह से जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस होता है ये भी शॉर्ट टर्म है, और ई आता है इरेडीमेबल लोन नोट, ये भी आपका लॉन्ग टर्म है। तो ये दोनों जो है वो बनेंगे आपके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है।
ठीक है। सर ये बाद में बैंकर्स जी जी एक्सेप्टेंस के बारे में बता जी, बैंकर्स एक्सेप्टेंस भी एक सर्टिफिकेट, जिस तरह सर्टिफिकेट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज है, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, लाइक कमर्शियल पेपर होता है, वैसे ही बैंकर्स एक्सेप्टेंस भी होता है। ठीक है। तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस को अभी सिर्फ समझने के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि ये भी एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है। ठीक है। इसकी इनकैशमेंट असल में जाके बैंक में होती है, तो टेक्निकली इनमें जरूर थोड़ा सा चेंजेस आती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है। ये बैंकर एक्सेप्टेंस सिमिलर है, हालांकि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की फर्क होती है, लेकिन इट इज वेरी सिमिलर टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। क्लियर ये बात? बाय द वे ये टॉपिक किस में से था? तो ये हमने कवर किया हुआ है टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स में से। उप्स, क्यों जी, क्लियर है ये? किसी का कोई सवाल तो नहीं? चलें थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में उसने कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर सनी पीक कंपनी। तो यहां पर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो इंफॉर्मेशन देखें तो कहता है सनी पीक कंपनी हैज ए करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $42 million। तो ये उसने क्या दिया हुआ हमें? टोटल मार्केट वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? टोटल मार्केट वैल्यू। एंड हैज रिसेंटली पेड, अभी अभी उसने डिविडेंड ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है। कितना? $7 million का। जबकि उसने कहा एस्टिमेटेड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर डिविडेंड इज 2%। तो यहां पर आप देखोगे तो डेटा तो सारा ही दिया हुआ है, फिर उसने चालाकी क्या खेली यहां पे कि डेटा आपको पर शेयर नहीं दिया बल्कि टोटल में दे दिया। तो आपको ये याद रखना है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम चाहे पर शेयर निकालें चाहे टोटल में निकालें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अगर मुझे डिविडेंड पर शेयर होता, मार्केट की शेयर प्राइस होती, तब भी आंसर आ सकता था और टोटल में भी आ सकता है। अब अगर बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी तो यहाँ पे फंस जाएंगे कि हमारे पास तो नंबर ऑफ शेयर भी नहीं है, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट? तो अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर तो ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है करंट डिविडेंड जो कि 7 मिलियन का है, मल्टीप्लाई बाय 1+G, यानी 1+2%, डिवाइड हम करते हैं मार्केट प्राइस जो कि 42 मिलियन की है, बस टोटल वैल्यूज ले रहे हैं, और उसमें प्लस करना है हमने ग्रोथ रेट जो कि आता है 2%। तो इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो कितना आंसर होगा? एग्जैक्ट आ रहा है 19%। तो आप यहां पर क्या टाइप करोगे? आप टाइप करोगे 19। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज आप देख सकते हो कि उसने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। और ये किस एरिया में से सवाल है? तो ये सवाल उसने किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से, है ना? अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जो एक और पॉसिबल मिस्टेक है, क्योंकि ब्लैंक है ना,
वो क्या कि आप कैलकुलेटर में वैल्यूज गलत से इनपुट कर दो। तो मैं आपको यहां पे एडवाइस करूंगा कि आप कोशिश करना कि पहले इतना हिस्सा सॉल्व करो, और बाद में जब आंसर निकल आए तो उसमें करना +2%, ताकि कैलकुलेटिव एरर ना आए। क्योंकि देखो ये ब्लैंक है, तो अगर आपकी कैलकुलेशन के अंदर एरर आ गया तो आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन किस बारे में है जी? कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडियरीज, क्वेश्चन आ गया किसके ऊपर? इंटरमीडियरीज, वुड बी दी बेस्ट सोर्स ऑफ एडवाइस। तो आपको एक ऐसी इंटरमीडियरी बतानी है जो क्या करे? कंपनी को एडवाइजेस दे। ठीक है, कंपनी को क्या करे? एडवाइजेस दे। अच्छा, अब यहां पर क्या है? स्टेरम कंपनी इज ए लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी। वो क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लिस्टेड ऑन एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में है। द बोर्ड इंटेंड्स टू रेज फाइनेंस ऑफ 150 मिलियन डॉलर। तो बोर्ड ने क्या करना है? 150 मिलियन डॉलर का फाइनेंस रेज करना है इन ऑर्डर टू फंड द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। बट नीड्स एडवाइस, लेकिन उसको मशवरा चाहिए ऑन हाउ बेस्ट टू रेज दिस अमाउंट, ताकि उसको ये पता लगे कि कितना उसको अपना कहां से फाइनेंसिंग करे। यानी वो एक फाइनेंस मैनेजर से एडवाइस नहीं ले रहा, बल्कि क्या कर रहा है? किसी इंटरमीडियरी से एडवाइस देना चाह रहा है। तो अब उसका सवाल ये है कि इनमें से कौन सी इंटरमीडियरी ऐसी है जो कि एडवाइस देगी? तो आपको कौन सी लगती है? बी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस पे जो आंसर बने हैं बनता है वो है बी। लेकिन एनालाइज करते हैं। अच्छा, एक होते हैं डिस्काउंट हाउसेस। डिस्काउंट हाउसेस का क्या काम होता है? ये आम तौर पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, या जो हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग करते हैं, ये इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व होती है। अब चाहे आप बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, चाहे आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग ले लो, ये दोनों की दोनों क्या है? शॉर्ट टर्म। तो अगर मैं इस इंटरमीडियरी के पास मशवरा लेने चला भी जाऊंगा तो वो इन्हीं चीजों के बारे में एडवाइसेस देंगी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की एडवाइसेस देंगी ना। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें मुझे 150 मिलियन डॉलर रेज करना है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, और मुझे अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। यानी मेरी नीड क्या है? लॉन्ग टर्म। मेरी नीड क्या है जी? लॉन्ग टर्म। इसलिए ये डिस्काउंट हाउस तो नहीं बनेगा। इसी तरह से यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट क्या चीज होती है? ये आप इससे फाइनेंस लेने नहीं जाते, कंपनी इनसे फाइनेंस लेने नहीं जाएगी, बल्कि ये इनका क्या काम होता है? ये डिफरेंट इन्वेस्टर्स इनको बस अपने पैसे पकड़ा देते, ये डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते रहते, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो आप म्यूचुअल फंड्स के पास एडवाइस लेनी नहीं चाहोगे कि भाई मैंने 150 मिलियन डॉलर रेज करने में कहां से करूं, बल्कि आप तो शायद इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लेने जा सकते हो कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए मैं कहां पे इन्वेस्ट करूं।
बल्कि वो भी आगे एडवाइस क्या देगा, वो कहेगा मुझे दे दो, मैं आके इन्वेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। और क्लियरिंग बैंक भी आंसर नहीं है। क्लियरिंग बैंक क्यों नहीं है? क्योंकि क्लियरिंग बैंक का काम फाइनेंसिंग करना है ही नहीं। ये तो बकायदा एक प्योर बैंकिंग सर्विस है। बैंकिंग सर्विस है जो क्या काम करती है, जो क्या काम करती है, वो ये काम करती है कि अगर डिफरेंट बैंक्स का चेक हो, अगर डिफरेंट बैंक का चेक हो तो क्या होता है, वो उसको आपस में कोलैबोरेट करवाती है, क्लियर करवाती है। तो बेसिकली हमें अगर एडवाइस जो इस सिचुएशन में दे सकता था बेहतर, वो कौन सा दे सकता था हमें? इन्वेस्टमेंट बैंकर। समझ आ गया बात? बाय द वे ये किस टॉपिक से रेलिवेंट है? तो इसका ताल्लुक है, मैं कहूंगा फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के साथ। क्यों जी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया? जी, यहां पर ये भी समझ आ गया, कुछ सवाल तो नहीं है? क्यों जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है?